सभी को नमस्ते। जो विद्यार्थी हमको ऑनलाइन सुन रहे हैं उन सबको भी नमस्ते। हमारे साथ यहाँ पर श्री नागराज कौशल्य विकास संस्थान के 11 विद्यार्थी हैं जो कुकमा कच्छ से यहाँ पर आए हुए हैं श्री प्रेम सिंह जी की बगिया में। प्रेम चाचा जी जो हैं सहअस्तित्ववादी आवर्तनशील जो खेती है ना, उसको बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। आपने हमारे विद्यार्थियों के साथ 2 सत्र भी लिए हैं, तो विद्यार्थी आपसे थोड़ा परिचित हैं। आपके ऊपर जो यूट्यूब वीडियोस वगैरह या आपने जो टेड पे जो टॉक दी है उसको भी इन विद्यार्थियों ने देखा है, तो मोटा मोटा आपसे ये परिचित हैं। आप इन विद्यार्थियों से परिचित नहीं हैं, है ना। तो आज के सत्र में हम शुरुआत करेंगे जिसमें हम एक एक करके आपको सभी से परिचित कराएंगे। सभी विद्यार्थी अपना नाम है ना और साथ में किस तरीके का काम करने में इंटरेस्टेड है, ये कोर्स उनको कैसा लग रहा है अभी तक सो फार। हालांकि बहुत थोड़े से सत्र हुए हैं तो उस आधार पर ही सही है ना, लेकिन आप बताइएगा कैसा लग रहा है, क्या अच्छी बात लग रही है। एक आध लाइन में कुछ अच्छी बात भी रख सकते हैं कि इस कोर्स की आपको क्या अच्छी बात लग रही है। ठीक है, वहाँ से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना ही परिचय दे देती हूँ। मेरा नाम शालिनी है और श्री नागराज कौशल्य विकास संस्थान की एक तरीके से मैं डायरेक्टर हूँ और हम आपको आवर्तनशील अर्थशास्त्र विषय पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके मूल में मूलतः मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद से आपका परिचय करा रहे हैं। ठीक है, चलिए। हमारे साथ हमारे श्रीमान जी जनक हैं जो कि इस समय कैमरा ऑपरेट कर रहे हैं और आप सभी के लिए ये विषय, ये वस्तु, ये वीडियो उपलब्ध हो जाए इसके लिए तत्पर हैं। ठीक, धन्यवाद। सुहानी। मेरा नाम सुहानी है, मैं डीवोक में अभ्यास करती हूँ। मैं आगे जाके खेती करना चाहती हूँ। कितनी खेती है आपके पास? 17 एकड़। कितने भाई बहन? 4। कितने भाई कितनी बहन? 3 बहनें एक ही भाई है। 3 बहनें 1 भाई। अभी कुछ खेती का काम करती हैं? नहीं, अभी तक तो नहीं किया। अभी तक नहीं किया। खेत गई हैं? गए हैं। मेरा नाम डांगर रिद्धि है। मैं डीवोक का कोर्स करती हूँ और मुझे खेती में बहुत इंटरेस्ट है, खेती करना चाहती हूँ। और हम 5 भाई बहन हैं, 4 बहनें और 1 भाई है और 50 एकड़ ज़मीन है। मेरा नाम श्रीजा है, मैं 2nd क्लास में पढ़ती हूँ। नमस्ते सभी को। मेरा नाम हीना है और मैं कुकमा में डीवोक कोर्स करती हूँ और पास में एक गांव है बुजोड़ी, वो वर्ल्ड फेमस है। हैंड वीव की जो वस्तु बनाते हैं, हैंडीक्राफ्ट की, वो भी बनाते हैं और खेती भी है साथ में, और बागायत खेती भी है और ये सजीव खेती भी करते हैं, पापा हैं। और पशुपालन भी है साथ में, हमारा गाय है। थैंक यू। मेरा नाम बाबू है, मैं कुकमा में डीवोक का अभ्यास करता हूँ। आगे जाके खेती करनी है इसलिए। ज़मीन 15 एकड़। मेरा नाम अर्जुन केरासिया है, मैं चपरेड़ी से हूँ और ये कोर्स में कुछ अच्छी बात देखें तो ये नॉर्मली एजुकेशन की तरह ही नहीं है, पर इसमें कुछ अलग सीखने को मिलता है। और हमारे पास 13 एकड़ ज़मीन है। मेरा नाम ऋत्विक मांगोकिया, मैं सौराष्ट्र में से आ रहा हूँ, लाखनगढ़ गाँव में मेरा। और मैं गाय आधारित खेती करना चाहता हूँ। मेरा सपना है कि कोई भी गाय हमें रास्ते में ना दिखे और मैं उसी कार्य के लिए आगे बढ़ना चाहता हूँ, गाय आधारित खेती पे। और हमारे पास 40 एकड़ ज़मीन है। मेरा नाम किराय घनश्याम है, मैं कुकमा में डीवोक का कोर्स कर रहा हूँ और हमारे 3 एकड़ ज़मीन है। कम है लेकिन मेरे को इसमें इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं ये कोर्स करना चाहता हूँ। मेरा नाम प्रवीण है, मैं डीवोक में अभ्यास करता हूँ। मुझे भी गौशाला का खेती करना चाहता हूँ और हमारे पास करीबन 100 एकड़ ज़मीन है। मेरा नाम जिग्नेश है, मैं पद्दर का रहने वाला हूँ। मैं कुकमा डीवोक कोर्स कर रहा हूँ और मेरे को भी खेती में बहुत इंटरेस्ट है और ऑर्गेनिक खेती के इरादे से ही मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया है। ये सक्रिय है खेती में? अभी मैं खुद खेती करता हूँ।
और साथ में ये कोर्स करता हूँ 3 घंटे। हमारे पास 20 एकड़ ज़मीन है। इसको ताप संतुलन का विषय बहुत समझ में आया, ध्यान दिया इसने इस बात पर। जी, मेरा नाम राजेश है और मैं अटल नगर से हूँ और मैं भी कुकमा में डीवोक का कोर्स करता हूँ और खेती करनी है इसलिए ये ज्वाइन किया। खेती 10 एकड़ है। दिलूपा जाडेजा, सरकारी नौकरी में के रिटायरमेंट के बाद ज़मीन लिया और इसके ऊपर ज़मीन खेती चालू किया है। कितनी की? 20 एकड़ है। सौराष्ट्र में? नहीं, कच्छ में। कच्छ में। लीजिए जी, बढ़िया। तो आज की चर्चा को हम संवाद की तरह रखेंगे, मतलब एक संवाद है, जो भी सहज ही प्रश्न आए उनको लेकर के अपन आगे बढ़ते हैं। हम सबसे आज धरती की जो स्थिति है वो छुपी नहीं है, है ना। मानव मानव के बीच में देखें तो युद्ध हो रहे हैं, चाहे व्यक्तिगत स्तर पर देखें तो मानसिक रूप से भी हम बहुत सारे व्यवधानों में फंसे रहते हैं, बहुत सारा कन्फ्यूजन हमारे अंदर बना रहता है, अस्पष्टताएं बनी रहती हैं, है ना। परिवार में देखें तो व्यक्ति व्यक्ति की परस्परता में भी वही दिखाई पड़ता है ना, कि एक कलह क्लेश की जैसे वातावरण बन जाता है परिवार में। उसके बाद जो हमारे छोटे छोटे समुदाय हैं उनके बीच में भी संघर्ष की स्थिति दिखती है। फिर वहाँ से हम देखें तो चाहे राज्य राज्य को देख लें, एक राज्य अगले राज्य से अपने को श्रेष्ठ बताने की बात करता ही रहता है, ये भी दिखाई पड़ता है। देशों में भी हमको यही बात दिखाई पड़ती है ना। और धरती की हालत तो किसी से छिपी नहीं है। क्लाइमेट चेंज एक ऐसा सच है जो सभी को कहीं ना कहीं मुझे लगता है काफ़ी भयभीत कर रहा है। और अब ये आवश्यकता आ गई है कि हम अपनी अगली पीढ़ी को इस बात के लिए तैयार करें कि हमको सिर्फ खेती नहीं करनी है, हमको सिर्फ पशुपालन नहीं करना है। अब हमको एक तो जो कोर जो सही अस्तित्ववादी नियम है या जो नियम है प्रकृति के सहज सिद्धांतों को समझ करके इस तरीके से वो खेती करना है, पशुपालन करना है कि धरती समृद्ध हो, है ना। तो धरती को हमने काफ़ी विनाश की स्थिति में लगभग कगार पे ले आए हैं, है ना। तो इस पर आधारित हम एक चर्चा को रखेंगे। मैं बात को शुरू करती हूँ, बात को थोड़ा दिशा देने के आशय से। यूनाइटेड नेशंस की तरफ से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, है ना, ऐसे सतत विकास के कुछ लक्ष्यों को उन्होंने निर्धारित किया चाचा जी, है ना। उसमें कहते हैं कि पहला लक्ष्य है नो पॉवर्टी, कि कोई भी व्यक्ति गरीब ना रहे, है ना। दूसरा लक्ष्य कह रहे हैं ज़ीरो हंगर, कोई भी आदमी खाली पेट ना सोए। देखिए मानव की कामना कितनी सुंदर है ना। यूएन के माध्यम से कामनाओं को व्यक्त किया है, कार्यक्रम उनके पास नहीं है कि ये कैसे होगा। तो आज हम उसी कार्यक्रम को लेकर के चर्चा करेंगे कि पहले कह रहे हैं कि कोई गरीब ना हो, दूसरा कोई भूखा ना रहे, तीसरा कह रहे हैं गुड हेल्थ एंड वेलबींग, है ना। तो अच्छा सभी का स्वास्थ्य हो, और वेलबींग जो है ना वो एक मानसिक स्वास्थ्य की भी बात कर रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं स्वास्थ्य संयम। आपको पढ़ा है ना, संयम मतलब मना स्वस्थता, मानसिक रूप से भी समाधानित हों हम। फिर क्वालिटी एजुकेशन। अब लेकिन क्वालिटी एजुकेशन क्या है ये बात पता नहीं है, मगर लिखा है चौथे नंबर पर क्वालिटी एजुकेशन। फिर कह रहे हैं क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, है ना, जो व्यवस्थाएं हैं, है ना, उस पानी की बढ़िया साफ स्वच्छ पानी की व्यवस्था हो। फिर कह रहे हैं और साफ इसको क्या बोलते हैं, सैनिटेशन को, जल निकास की बढ़िया व्यवस्था हो, है ना। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, ऐसी ऊर्जा, ऐसी, है ना, ये बिजली वगैरह हमको उपलब्ध हो जिससे प्रदूषण ना हो, है ना। ये आपको पता है कि अभी हम कोयला से जो बिजली बनाते हैं या रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के माध्यम से जो हम नाभिकीय रिएक्टर के माध्यम से जब बिजली बनाएंगे तो उसका जो वेस्ट होता है, न्यूक्लियर वेस्ट जिसको बोलते हैं, उसके कारण से प्रकृति को नुकसान होता है, ठीक है। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ये चाहते हैं, है ना। इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़, असमानताएं समाप्त हों। जो गरीबी अमीरी के बीच की जो खाई है ना, कोई बहुत ही अमीर है, कोई बहुत ही गरीब है, इस पूरे धरती भर के कुछ चुनिंदा, कुछ मुट्ठी भर परिवार, ऐसा कहते हैं 13 परिवार हैं जो पूरे इस जो सिस्टम है उसको कंट्रोल करते हैं, पूरे इकोनॉमिक्स को कंट्रोल करते हैं।
फिर लिखा है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। हाँ भाई, अब ये बड़ा प्रश्न आएगा कि भाई सिटी जो है सस्टेनेबल हो सकता है कि नहीं, लेकिन लिखा है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। देखिए ये बड़ा सुंदर है, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी विनाश की कल्पना नहीं है। यहाँ ये नहीं कह रहे हैं कि एक समय पर है ना सस्टेन हम ना कर पाएँ और सब भले चला जाए, तो ऐसा चाह रहे हैं कि सस्टेनेबल सिटी हो और कम्युनिटीज़ हो। रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। रिस्पॉन्सिबल मतलब एक वो आवर्तनशीलता में बना रहे, है ना, इसको रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन लिखा है। फिर लिखा है क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो ऐसा हम कुछ करें कि जलवायु परिवर्तन को हम रोकें, है ना। लाइफ बिलो वाटर, मतलब जो समुद्री जीव हैं उनका भी संरक्षण हो। लाइफ ऑन लैंड, जो ज़मीन पे रहने वाले पशु पक्षी हैं। फिर उसके बाद चिड़िया वगैरह जो है आकाश में उड़ने वाले इन पक्षियों, क्योंकि एक्सटिंक्शन एक बड़ी समस्या है। एक्सटिंक्शन मतलब विलुप्तीकरण। बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त हो गई। आपको पता होगा 80% जो रीढ़ की हड्डियों वाले जो जीव जानवर हैं वो विलुप्त हो चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। और प्रतिदिन कुछ स्पीसीज़ विलुप्त हो रही हैं, काफ़ी तेज गति है इसकी। पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, तो शांति की बात कर रहे हैं, न्याय हो और जो संस्थाएं हों, है ना, वो मजबूत हों। और लिख रहा है 17वां जो लिखा है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पार्टनरशिप। इस तरीके से 17 गोल्स सेट किए हैं यूएन ने, यूनाइटेड नेशंस ने। मतलब इस लगभग इस देश के सभी जो राष्ट्र हैं वो ये चाहते हैं, है ना, कामना के रूप में उनके पास ये बात है। और कार्यक्रम के रूप में आप सभी को पता है कि मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद इन सभी गोल्स को अचीव करने के लिए परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था, और इस व्यवस्था के लाने के लिए चेतना विकास मूल्य शिक्षा, चेतना विकास मूल्य शिक्षा की स्थापना के लिए जीवन विद्या योजना। जिस जीवन विद्या योजना के तहत मुझे इस बात का प्रस्ताव मिला, आपको इस बात का प्रस्ताव मिला, और ऐसे कई सारे लोगों, जैसे आपके पिताजी को इस बात का प्रस्ताव मिला, आदरणीय मनोज सोलंकी जी को इस बात का प्रस्ताव मिला, जिसके माध्यम से हम लोगों ने इस विषय को समझा और समझने के बाद लगा कि इसका शिक्षा में आना आवश्यक है। और ये इतनी अद्भुत बात है कि ये शिक्षा में बहुत आसानी से भी आ सकती है ना, क्योंकि किसी रंग, नस्ल, मत, पंथ, संप्रदाय, जाति, भाषा, लिंग, क्षेत्र आदि के में बांट करके बात नहीं करती है ना। मानव की जो मूलभूत चाहत है उस पर ये काम करना चाहती, कर सकती है ना, उसमें ताकत है, इतना हमको स्पष्ट हुआ है। तो उस पर आधारित आप सभी के गांव की भी बहुत सारी समस्याएं होंगी, परिवारों की भी बहुत सारी समस्याएं होंगी, जिन चीज़ों को आप सॉल्व करना चाहते हैं वो भी आपके ध्यान में होंगी लगातार। तो उससे हम बात को आज की शुरू करते हैं, ठीक है चाचा जी। तो इस पर आप भी अपनी वक्तव्य को रखें, फिर बच्चे आसानी से प्रश्न रख पाएंगे, ठीक है जी। तो आपने बता ही दिया कि आशय तो सदा सदा से शुभ का ही रहा है मानव जाति का। तरीके में गड़बड़ी होने की वजह से चाहत में सबके सुख है, क्रियाओं में अन्यमनस्कता है और असमंजस है, जिसके परिणाम स्वरूप चाहत पूरी नहीं होती। तो जो गैप है चाहने और होने के बीच का, वो हमारे विचारों से क्रिया तक के कार्यकलाप ही हैं। तो हम शुरू कर सकते हैं विचारों से, क्रियाओं से अनुमान तो बनता ही है। तो ये 17 गोल तो इस समय की जो वैश्विक पूरे विश्व के लोग एक तरह से चाहते हैं, ऐसा माना जाएगा। यूनाइटेड नेशंस के हैं। यूनाइटेड नेशंस एक ऐसी संस्था है जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्रकाश में आई, जो आपस में लड़ाई झगड़ा करते थे उनके निपटारे के लिए, और एक कुछ कॉमन रूप से वैश्विक लक्ष्यों को निर्धारित किया, और करते भी बहुत कुछ हैं। अभी आप लोगों ने सुना हुआ कि जहाँ कहीं भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, यूनाइटेड नेशंस उसमें सक्रियता से भागीदारी करती है। अभी गाजा में एक बड़ा मास केयर हुआ, वहाँ पर भी यूनाइटेड नेशंस ने हालांकि उतनी तत्परता से नहीं निभाया, लेकिन निभाया। अभी भी सब जगह अपना योगदान देते हैं, और विश्व इस बात के लिए सहमत है। उनके बजट में यूनाइटेड नेशंस के लिए कुछ न कुछ 17 गोलों के लिए पर्सनल टारगेट भी होते हैं, उसके लिए पैसा भी निकालते हैं वो लोग। तो इसको अपने से कैसे देखते हैं, सब लोग इस पर विचार करें। जैसे हम एक एक को भी ले सकते हैं, अथवा इसमें 5 ग्रुप भी बने हुए हैं, ये 5 पीस कहलाते हैं वो। हाँ, ये 17 गोल
के कुछ ग्रुप्स हैं कि इस तरह के क्रियाकलाप से ये 5 गोल ऐसे, और है ना, पीपल पार्टनरशिप, इस तरह से पीस, पर्यावरण को क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट आदि के हिसाब से। तो इसको अपने से कैसे देखते हैं? जैसे पहला ही गोल ले लेते हैं, कोई भूखा, क्या गरीबी, गरीबी, हाँ, जीरो हंगर। दूसरा पहला क्या है? नो पावर्टी। पावर्टी क्या है? पावर्टी मतलब गरीबी। हाँ, गरीबी क्या है? क्या है गरीबी? सोचिए। गरीबी की कोई सार्वभौमिक परिभाषा है क्या पूरी दुनिया में? आपके अनुमान से बोलिए, क्या चीज़ है गरीबी? जिसके पास रोटी कपड़ा मकान ना हो, शायद वो गरीब। जीवन चलाने के लिए जो जरूरी, माइक लेंगे ना तो अच्छा रिकॉर्ड होगा, हमेशा के लिए अपने पास रहेगा। जीवन चलाने के लिए न्यूनतम जो साधन चाहिए वो होने चाहिए। ये आपकी परिभाषा है। अभी आप तमाम करोड़पतियों को जानते होंगे, क्या वो अपने को अमीर मानते हैं? नहीं। क्या लगता है, हम उदाहरण के लिए देख सकते हैं, देश में 2 नाम आपके 100 एकड़ ज़मीन है, आप अपने को अमीर मानते हैं कि गरीब? आपके कितने एकड़ बताई? 15 एकड़ में गरीब मानते हैं कि अमीर? माने अमीर दिख जाता है तो उसके सामने गरीब मानते हैं, और उसी गांव का जिसके एकदम भूमि नहीं है उसके सामने अमीर मानते हैं। तो अमीरी गरीबी एक रिलेटिव वर्ड है जिसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है ना? इसके बीच में क्या एक शब्द है जो चाहते हैं सब, उसका नाम है समृद्धि। समृद्धि सब चाहते हैं, और समृद्धि का मतलब जिसको 2 रोटी में छकना है उसको 2, जिसको 4 लगती है उसको 4 मिले, समृद्धि। तो गरीबी अमीरी का जो मानक भौतिक आधार पर तय करना चाहते हैं, यह एक बड़ी गलती है अर्थ निकालने में। इस वजह से इसका कोई सार्वभौम मीनिंग निकाल के नहीं आया। जिस स्टैंडर्ड को हमारे देश में क्या कहते हैं, वो एक क्या होता है, गरीबी रेखा ही होती है, मानते हैं, वो तो मृत्यु रेखा है यूरोप की। और मृत्यु वहाँ की जो गरीबी रेखा है, हमारे यहाँ के अमीर हैं उतने। तो इस तरह इसका कोई सार्वभौमिक मानक पूरी दुनिया में है नहीं है, ये रिलेटिव है। आपको ये समझ में आया क्या उन्होंने बताया? बहुत महत्वपूर्ण बात बताई। हाँ, आप तर्जमा करिए ना। हाँ। तो ये लिंक होंगे। जिग्नेश, समझ में आया क्या बताया उन्होंने? गरीबी रेखा वहाँ की मृत्यु रेखा के बराबर, और वहाँ की जो अमीरी रेखा है या हमारे यहाँ की जो अमीरी रेखा है उनकी गरीबी रेखा को छू रही है। पर कैपिटा इनकम अमेरिका की कितनी है? इंटरनेट में देखना पड़ेगा। 80,000 डॉलर के आसपास है। डॉलर मल्टीप्लाई इंटू 100 80 लाख हो गया ये तो। 8 करोड़ हो गया। अच्छा, 80,000, 8 लाख, 80 लाख ही बोल, 80 लाख। 80 लाख, हाँ, एक 100 का 100 रुपए का $1 है। 80,000 तो कितने जीरो बढ़े? 2। 80,000 से एक जीरो बढ़ा 8 लाख, फिर 80 लाख। हाँ, 80 लाख। 80 लाख पर एनम है या पर मंथ है? पर एनम होगी। पर कैपिटा है। पर कैपिटा इनकम पर एनम है या पर मंथ है? ईयरली होता है। अच्छा, भारत का कितना है? इनकम जो जीडीपी है ना यूएसए की, हाँ, जीडीपी को पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया, हाँ, तो जीडीपी जो है पर कैपिटा $80,000 बनती है, और भारत की लगभग 4,000 के आसपास रुपए की डॉलर तब भी काफ़ी सम्मानजनक है लगता है। $4,000 बता 4,000 से कुछ कम है। अरे
ऐसा तो लग रहा है कि ऐसा नहीं होगा। 3200 के जीडीपी आसपास। पर कैपिटा जो रैंकिंग है ना, हाँ है, 35-3600 डॉलर ही है। इसमें क्या है बस्ती कि से डिवाइड होता है। अब देखिए ये एवरेज है ना, इसमें जो बहुत ही गरीब है उसका कोई, आप किसको कहेंगे? इसमें अंबानी अडानी का भी इनकम शामिल हो गया है। हाँ, अभी ये भी एक झंझट है। उसमें अडानी अंबानी जैसे भीम काय इनकम वाले लोग भी शामिल हैं, तब ये $4000 है। अब बताओ कौन गरीब है कौन अमीर है? इसलिए एक तो सस्टेनेबल गोल्स में मैं केवल विनम्रता पूर्वक ध्यान आकर्षण इसमें करना चाहता हूँ, कभी भी नकारात्मक गोल नहीं सेट करने चाहिए। नकारात्मक गोल कभी पूरे नहीं होते हैं। कैसे? जैसे नेचर को नेचर में सब भरा है, इसमें नो नहीं है, नो मनुष्य की कल्पना है, इसमें सब है। तो जैसे ही हम नहीं है की परिकल्पना करते हैं, नेचर उसको डिकोड नहीं कर पाता है, उसको है में बदल। जैसे हे भगवान मैं बीमार न पड़ूं, आप निश्चित बीमार पड़ेंगे। मैं एक दिन इनसे पूछ रहा था कि आज से 30 साल पहले एक व्यक्ति के वो बिना बाईपास सर्जरी के हार्ट का इलाज करता है। 30 साल पहले, इनके हार्ट अटैक आने के 30 साल पहले उसके पास गए थे। तो मैं आश्चर्यचकित था, 30 साल पहले से तैयारी कर रहे थे मन से कि हार्ट अटैक आएगा तो फिर इसके पास आना पड़ेगा। सही बात है। तो हम तैयारी ही कर रहे थे, सही में तैयारी कर रहे थे। इसलिए कभी भी नकारात्मक गोल अपने जीवन के लिए सामूहिक रूप से नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो पूरे नहीं होते हैं। तो ना पढ़ नहीं पाएगा। जैसे मैं कहूँ हे भगवान कोई गरीब ना रहे, ना डिकोड हो ही नहीं, ना डिकोड नहीं हो पाएगा, सारे गरीब हो जाएंगे। नेचर में है ना सब, नेचर में तो ना कहीं है नहीं। होना ये चाहिए सब सुखी रहे, सब अब क्या गोल हो? अब गोल को कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे सभी समृद्ध हों? तो फर्स्ट गोल शुड बी prosperity. No poverty should not be the goal. Wow, और this is the suggestion to UN. Yes. This is the suggestion to UN. We should write a letter. हाँ, तो प्रॉस्पेरिटी क्या होगी? सबके लिए अनाज हो। हाँ। तो अनाज कैसे आएगा? सबके खेत हों, ना हो तो खेत में इन्वॉल्व हो। हाँ। अब अनाज कैसा आएगा? क्या जहरीला अनाज आएगा? तो सबके लिए पर्याप्त कंपोस्टिंग हो। कंपोस्टिंग कहाँ से आएगी? जानवर में, तो सबके पास पर्याप्त जानवर हों। ऐसे एक चक्र बनता चला जाएगा प्रॉस्पेरिटी के लिए। क्या बात है, तालियां भाई, ये तो बहुत ज़बरदस्त बात ध्यान में आई। ठीक, बहुत बढ़िया। हाँ, तो कभी भी नकारात्मक गोल अपने लिए भी मत कभी सेट करिए, वो होते नहीं हैं, उल्टा हो जाता है। हमें पता ही नहीं होता हमने ही मांगा है, अब मांग लेते हैं। बताइए, मेरा ध्यान इस बात पे जा रहा है, अगला गोल है जीरो हंगर। मैं वहीं ले जाऊंगा है ना? ठीक है ना जी। तो जीरो तो गरीबी तो कभी नहीं हटेगी, फिर समृद्ध सभी हो सकते हैं। इस धरती में सभी के समृद्ध होने का एक व्यवस्था है। कैसे व्यवस्था है? हर देश अपने देश के 70% लोगों को उत्पादन में जोड़े रहे। जैसे अपना घर चलाने के लिए अपना परिवार जैसे चलाते हैं, तो समृद्ध कैसे रहते हैं? ज़्यादा उत्पादक होते हैं तो समृद्ध होते हैं, या बैठ के खाने वाले होते हैं तो समृद्ध होते हैं? ज़्यादा उत्पादक होते हैं। ऐसे ही घर की तरह हमारा देश है। जब इस देश में 70% इस धरती में किसान होंगे, पशुपालक होंगे, दूध उत्पादक होंगे, सब्जी उत्पादक होंगे, तब ये धरती समृद्ध होगी। तो क्या गोल बना? कैसे अब अचीव कर सकते हैं? हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी नीतियां बनानी पड़ेंगी कि उत्पादकों को राष्ट्रीय कार्य घोषित करवाना पड़ेगा। अपने आप ये बच्चे 15 एकड़ ज़मीन छोड़ के, 10 एकड़ ज़मीन छोड़ के, 100 एकड़ ज़मीन छोड़ के, हम सम्मान नहीं है इस वजह से घूम रहे हैं। हम सम्मान राष्ट्रीय स्तर पर हो जाए। राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान का मतलब समझते हैं? अब
अभी जैसे डॉक्टर इंजीनियर्स को हम सम्मानित दृष्टि से देखते हैं, समाज में भी उनका सम्मान होता है। ऐसी लड़कियों लड़कों दोनों की शादी आसानी से हो जाती है। ऐसे लोग कुछ अचीव करते हैं तो उनको कुछ अवार्ड्स दिए जाते हैं। ये सभी चीज़ें इस तरीके से एक सम्मान प्रतिष्ठा की बात होती है जिसको सब अचीव करना चाहते हैं। जी, और इसके अलावा लोकतंत्र में सम्मान होता है संसद और विधानसभाओं में जगह, नीति बनाने की जगह में स्थान, ये सम्मान है। तो अभी तक आपके जैसे भारतवर्ष का उदाहरण लें, हर साल 12 सांसद मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति के रिकमेंडेशन से। वहाँ पर राष्ट्रीय काम करने वाले सभी लोगों को भेजा जाता है। खिलाड़ी गए, डॉक्टर गए, वैज्ञानिक गए, कोई किसान गया आज तक? जाना चाहिए। बिल्कुल जाना। अगर जाने लगेंगे तो कुछ तो बड़े काश्तकार सोचेंगे यार मैं किसान बना रहा हूँ तो मुझे भी नंबर मिल सकता है, कोई तो मोटिवेशन हो। इसी तरह हम विधानसभाओं में जगह स्थापित कर सकते हैं, इसी प्रकार नीतियां बनाने की जगह में। ठीक, तो ऐसे हम क्या करें, उत्पादक वर्ग को सम्मान दें, उत्पादन न सिखाएं। अभी क्या करेंगे ये लोग टारगेट करके, फिर वो लोग उत्पादन सिखाने आएंगे किसानों को जो कभी खेती नहीं किए, कागज में खेती की है। और कागज में खेती करने वाला जैसे ही वास्तव में खेती करने वाले को सिखाने जाता है तो जो उसको आता है वो भी भूल जाता है, उसको तो कुछ आता ही नहीं है। अब ये वाला बीज डालो, वो तो बीज उसका खो गया जो हजारों वर्षों से आ रहा था। इसने एक तुक्का मारा, पता चला ये तो बीज सस्टेनेबल है ही नहीं, जो सस्टेनेबल था उसको खो दिया। तो ये सारी चीज़ें जाते जाते कुल मिला के हमें उत्पादक वर्ग को समृद्धि, सबकी समृद्धि के लिए कैसे होगा, उत्पादक वर्गों की संख्या कैसे बढ़ेगी, उसके लिए छोटी सी बात आ गई, इसको फिर अलग कर देते हैं। उत्पादक वर्ग बढ़ेगा तो क्या होता है, इसका एक उदाहरण आपको बताना चाहते हैं ताकि आप अच्छे से इसको सबको बता सकते हैं। भारतवर्ष में कितने प्रतिशत लोग अभी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खेती पर जुड़े हैं? मेरे अनुमान से, हाँ बताइए ना, क्या लगता है, अनुमान करें तो मुझे लगता है कि 40% तो मुझे लगता है डायरेक्ट उत्पादन से जुड़े हैं और अप्रत्यक्ष रूप से 70-80% होगा शायद। ऐसा सही है, मान लें ऐसा। अच्छा, मंदी का नाम सुना है? भारत में कितनी बार आई है? नहीं आई। और पिछड़ा देश कहलाता है। और विश्व के कितने अगड़े देश हैं? और कौन देश है जिसमें हर 8-7 साल में मंदी नहीं आती है? सभी में आती है। यूएस में तो कोई ऐसा देश बताइए जो विकसित कहलाते हैं और मंदी से गुजरते ना हो। पकड़ में आया अंतर्विरोध? जहाँ उत्पादक वर्ग ज़्यादा है वहाँ मंदी नहीं आती है, जहाँ उत्पादक वर्ग कम है वहाँ बार बार मंदी आती है। अब वो विकसित होने का कौन सा मानक है ये वही जाने और आप लोग पढ़ाने वाले जाने। मैं तो उनको अल्प विकसित मानता हूँ। विकसित माने विकासशील भी नहीं मानता हूँ, मैं उनको निगेटिव विकास की तरफ जाने वाला मानता हूँ। जिसका अपने पास खाना नहीं है, और जिसके पास खाना नहीं है उसको संग्रह की भूख होती है। और इसी वजह से पूरी दुनिया में कोई ना कोई तरीका निकाल के कंट्रोल करने का मन बनता है अमेरिका और यूरोप का, क्योंकि खाना नहीं है उनके पास। लिंक करिएगा इसको। बिल्कुल सही बात है। तो पकड़ में आई बात? इकोनॉमी ऑफ लैक हो गया। हाँ, मतलब जहाँ ये जो इकोनॉमी उत्पादक वर्ग का कम होना सीधे सीधे खाना का कम होना है। अब समृद्धि लानी, नो हंगर लाना है तो माने क्या, नो गरीबी लानी है तो कैसे आएगी? नो पॉवर्टी लानी है, नो पॉवर्टी और जीरो हंगर लाना है तो हर देश को अपने खाने भर के लिए उत्पादन करना पड़ेगा ना। तो उस खाने में कौन कौन से देश हैं? पूरा यूरोप है जिसमें सबसे ज़्यादा खाना कौन आयात करता है, इसका एक सूची बनाइए। अमेरिका का, भारत का, बांग्लादेश का, पाकिस्तान का और ब्रिटेन का भी, जर्मनी का भी, फ्रांस का भी बनाइए। बाहर से खाना किसका आता है, वो कैसे समृद्ध हो सकते हैं?
तो सारे के सारे जो विकसित देश हैं वो सब एक्चुअली खाना तो आयात कर रहे हैं। पूरी दुनिया में लूट के कारक इसलिए बने हुए हैं कि अपने यहाँ उत्पादक वर्ग को सही ढंग से बढ़ा नहीं पा रहे हैं। वो ये ही एकमात्र कारण है। वो अपने पहले किसानों का नाश कर चुके हैं। वैसे ही हम अपने किसानों का नाश कर रहे हैं उनकी नीतियों को पालन करके। ये लोग अनाज का उत्पादन कर रहे हैं लेकिन उसका चारा बना के पशुओं को खिला रहे हैं कि चाहे उससे ज़्यादा से ज़्यादा मांस मिले। ये आप केवल अमेरिका की बात कर रहे हैं। यूरोप में तो मांस भी बाहर से जा रहा है। 32% मांस, अगर भारत का मांस और ब्राज़ील का मांस बंद हो जाए, यूरोप भूखों मर गया। उसके पास कोई खाने के लिए नहीं। कहाँ की बातें आप। ब्राज़ील और भारत विश्व के सबसे बड़े निर्यातक हैं मांस के। मांस के ही हैं। हाँ, अनाज तो उनको कम चाहिए ना, वो तो मांस खाते हैं सुबह शाम दोपहर। ये छोड़ दीजिए इस गलतफहमी को। ये अमेरिका में है, तो अमेरिका ने अब क्या किया, उसने मक्की उगाई और मक्की का तेल बनाता है, और तेल बनाने में जो रॉ मटेरियल बनता है उससे पशुओं का फाडर बनाता है। उस फाडर को पशुओं को खिलाता है, उस पशु को स्वयं खाता है। इस तरह से वो साइकिल पूरा करता है। यूरोप नहीं, अलग अलग है। अभी एक वीडियो देखा था सूडान का, इजिप्ट का। हाँ। तो वहाँ बड़े बड़े फार्म लेके वो घास उगाते हैं और वो वहाँ एक्सपोर्ट करते। इजिप्ट यूरोप नहीं है। हाँ, मतलब यहाँ से देखिए, पूरा साफ रखिए इस सब बातों को। इस धरती में नो पावर्टी आनी है तो यूरोप को अपना खाना उगाना पड़ेगा, क्योंकि यूरोप मंगोल से लेकर वहाँ पर 10 महीने तक जाड़ा होता है। वहाँ पर खाना उगाने की परिस्थितियाँ नहीं हैं। यही विश्व की त्राण होगा कि उनको खाना उगाना सिखा दिया जाए। वाह, ये तो एक अद्भुत क्रांतिकारी पूरी दुनिया से की छाती का पीपल हट जाएगा अगर यूरोप ने अपना खाना उगा लिया। भारत क्यों आ रहे थे वो, अफ्रीका क्यों गा रहे थे, अमेरिका में क्यों वहाँ के सारे नेटिव लोगों को मार डाला, क्यों पूरी ऑस्ट्रेलिया में नेटिव 11% एबोरिजिनल्स रह गए हैं, क्यों? खाने को नहीं उनके पास यूरोप वालों। अगर पूरी इस धरती की पिछले 4000 सालों से जो परेशानी से मुक्त होना चाहती है विश्व, यूनाइटेड नेशंस, वह यूरोप को खाना सिखा दे और यह नीतिगत स्तर पर तय कर ले कि हर देश अपने देश में 70% उत्पादक वर्ग रखेगा। इंडस्ट्री को उत्पादन में नहीं माना जाएगा, अपने आहार आवास अलंकार के लिए उत्पादन करे। उसको पिछड़े वर्ग देश में गिना जाए जो अपना खाना, कपड़ा और मकान का सामग्री बाहर से मंगाता है। वो संकट है। ये स्टैंडर्ड होना चाहिए, ये मानक होना चाहिए कि ऐसे देश, ऐसे देश जो कि अपने आहार आवास अलंकार मतलब जो सामान्य आकांक्षा की वस्तुएं हैं, अगर वो बाहर से मंगा रहे हैं तो उनको हम पिछड़ा गिने। हाँ, तब जो है ये नो पावर्टी और जीरो हंगर वाली बात हो पाएगी। पूरे विश्व का नक्शा बदलने लगेगा। उसमें हम कहाँ खड़े होंगे? हम तो अग्रणी हो जाएंगे, अग्रणी देशों में हो जाएंगे। अच्छा, अग्रणी हैं कि नहीं है? कोई अपने को, आप में से कोई भी आदमी, इस देश का कोई भी गांव में रहने वाला किसान अपने को पिछड़ा मानता है क्या? नहीं। तो ये किसने मोहर लगा दिया है कि हम पिछड़े? आप पिछड़ा मानते हैं, आप पिछड़ा मानते हैं, आप अपने को पिछड़ा मानते हैं। ये मोहर हमारे माथे में कौन लगाता है कि हम पिछड़े? ये तो कुछ कॉन्फ्रेंस कर रहे लोग सो कॉल्ड उन्हीं के पैसे से, उन्हीं की मीडिया के द्वारा प्रोपोगंडा वार चला। तो कुल मिला के नो हंगर नो पावर्टी के लिए
किसान वर्ग को बढ़ाना पड़ेगा, उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। उत्पादन में दो प्रकार का होता है, एक प्राथमिक उत्पादन कहलाता है जिसको प्राइमरी सेक्टर कहते हैं, आधुनिक अर्थशास्त्र के आधार पर ही बता रहा हूँ। सेकेंडरी किसको कहते हैं, इंडस्ट्री सेक्टर को, और टर्शियरी किसको कहते हैं, सेवा सेक्टर को। तो हर देश में प्राइमरी सेक्टर कम से कम 70% हो जाए, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर 30% के अंदर रहे, ये सलाह दे दिया जाए। क्या बात, बढ़िया। तो इसलिए ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिरूटिंग हो रही है, ये बच जाएगा। यही बच्चे, खेती एक ऐसा विषय है दरअसल जो बचपन से ही सीखा जाता है। आप अगर उसको 10 साल के लिए छोड़ के इस उम्र में छोड़ के बाहर जाइए, फिर कभी खेती में, जिस तरह से हम खेती हमारे लिए एक, जैसे साइकिल चलाने के बाद साइकिल खेल हो जाती है, हमारे लिए खेती खेल है, इन बच्चों के लिए खेती बड़ी काम है। एक संभालेंगे 3 टूटेंगे, और हम एक संभालते हैं 10 बन जाते हैं। खेती एक ऐसा विषय है जो बचपन से ही सीखा जाता है, करते करते ही आता है। वो आता है कि नहीं आता? आप करते हैं खेती? नहीं तो पढ़ा लिखा आदमी खेत की जुताई कब करनी है यही पहचानने में उसको 4 साल लग जाएगा, और खेत की जुताई 3 दिन इधर या उधर हो गई, उत्पादन में 50% अंतर आ गया। खेत की जुताई ओट कहते हैं हमारे यहाँ। तो ये तो देखे देखे पता चलेगा पाँव कितना जाता है, कौन सी क्वालिटी की ज़मीन है, वो तो ऐसे आता ऐसे। तो ये पूरा का पूरा जो नो पावर्टी पाने के लिए हर देश को उत्पादक वर्ग को बढ़ाना पड़ेगा, उत्पादन में प्राथमिक सेक्टर को प्राथमिकता देनी पड़ेगी, तब जाके नो पावर्टी में हम पहुंचेंगे। कोई एक देश उगाता रहे या सूडान में फलाने में ढिमाके का ऐसा करके, तो ये केवल बिजनेस बना रहेगा, हम उस लक्ष्य को प्राप्त कभी नहीं कर पाएंगे। दूसरा, गरीबी का जो अगर तुलनात्मक गरीबी का अध्ययन करके उसको करते रहेंगे, ये अनअचीवेबल गोल हो जाएगा। अचीवेबल गोल होने के लिए समृद्धि चाहिए। समृद्धि का मतलब है जिसके पास सामान्य आकांक्षा की वस्तुएं उसके कंट्रोल में हैं, अन्यथा समृद्धि आएगी ही नहीं कभी। असल में ये यूटोपिया है। ये यूटोपिया है। जबकि हम जो परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था की जब चर्चा करते हैं, वो तो वास्तविकता है, वो वास्तविकता है। ये कभी मिलेगा नहीं, ये कभी मिलेगा नहीं। बहुत ही शानदार। तो क्या 2-3 बातें ध्यान में आई, हिना बहन बताएंगे, रिद्धि बताएंगे? कुछ पकड़ में आया कि हम ऐसे ही बोल गए हमें भी अच्छा लगे कि जैसे ये मेरे को पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि खेती हमको बचपन से ही सीखना पड़ता है, वो बहुत अच्छा लगा। क्या यह बात सही है? हाँ सही है, बचपन से सीखेंगे तो ही पता चलेगा कैसे करना है। और क्या बातें कहीं, कोई थोड़ा समराइज करे जी। ये बात भी बहुत बढ़िया थी कि हमें नकारात्मक लक्ष्य कभी नहीं रखना चाहिए। और फिर थी कि धरती को समृद्ध कैसे बनाएं, तो उत्पादकों को बढ़ाएं और उत्पादन को भी बढ़ाएं। यानी जहाँ उत्पादक वर्ग ज़्यादा रहता है वहाँ कभी मंदी नहीं आती। क्या बात है, ये तो बहुत अच्छा पकड़ है, बहुत बढ़िया, रंगा खुश एक तो पकड़ा, सभी पकड़े हैं अभी आप देखिए तो सुनेंगे ना। जी, और बताइए कहाँ ध्यान गया? जिग्नेश, हाँ बोलो प्रवीण, बोलो। मुझे ये पॉइंट अच्छा लगा कि हम लोग खेडूत जो हैं वो पिछड़े हैं नहीं, लोगों को द्वारा बनाए गए हैं। क्या बात है, क्या बात है। मेरे को भी वो अच्छा लगा, बचपन से ही खेती करना चाहिए, क्योंकि मैं भी जैसे 10 साल का था तभी से भी इसमें इन्वॉल्व हो चुका हूँ। अभी मेरे को सब पता है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये रोग आ गया तो इसका भी क्या करना चाहिए। अभी 20 वर्ष के बाद उसमें जुड़ेंगे तो वही पता नहीं चलेगा कि ये आ क्या गया है। इसलिए बहुत अच्छा लगा। और सभी देशों में सब अपना अपना 87% उत्पादक हो जाएंगे, आवास आहार और
हाँ अलंकार रोटी का कपड़ा मकान। रोटी कपड़ा मकान, तो सभी समृद्ध हो जाएंगे शायद। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बिल्कुल। ये पता चला कि यूरोप अपना खाद्यान्न उत्पादन नहीं कर रहा है, वो दूसरे से मंगा रहा है। कभी नहीं किया, कभी नहीं किया। खाना ढूंढते हुए ही पूरी दुनिया के छाती में मूंग दली है। हाँ असली खाना बदोश है वो। हाँ असली खाना बदोश है। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ? मुझे एक बात ये अच्छी लगी कि जैसे बच्चों ने बताया उत्पादकों को बढ़ाना, मतलब सभी को उत्पादन में भागीदारी के अवसर सुलभ हों, ये हमको चाहिए। ये हर देश की पॉलिसी होनी चाहिए। हर देश की पॉलिसी होनी चाहिए। फिर उत्पादकों का सम्मान, पहली बार ये बात मेरे ध्यान में गई कि जो मैंने बातें बोली पर आपने उसमें जोड़ा कि संसद में, विधानसभा में, लोकतंत्र में संख्या ही सम्मान है। तो हम वहाँ पर नीति निर्धारक हमारे किसान वर्ग से कोई जा ही नहीं रहा, हमारे मतलब ये कैसे आगे बढ़ेगा? तो फिर है ना, ये बात ध्यान में। और ये उस देश में हो रहा है जहाँ पर एक सर्वाधिक आबादी जो है पहले से ही खेती में रही। बताइए। लेकिन एक प्रति प्रश्न आएगा आपके पास जी, क्या हम किसान नहीं हैं? राजनाथ सिंह जी क्या किसान नहीं हैं? फलाने क्या किसान नहीं हैं? हम तो किसान के बेटे हैं। इस पर आपको स्पष्ट बात रखनी चाहिए। किसान होना और जमीन का मालिक होना या मालिक न होना, दोनों का कोई रिलेशन नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जमीन की मालिकी किसान होना नहीं है। नहीं है। किसान हो, जैसे एक आईएएस अधिकारी का लड़का बिना आईएएस की परीक्षा पास किए आईएएस नहीं होता, जिस तरह से एक व्यापारी का लड़का बिना व्यापार किए व्यापारी नहीं होता, उसी प्रकार बिना किसानी किए किसान का लड़का किसान नहीं होता। बहुत बढ़िया, तालियां। ये तो किसान की भी परिभाषा होनी शेष है। और इस देश में जिसको किसान बाहुल्य देश कहते हैं ना, इस देश को जी, क्या आपको पता है कि संविधान में किसान परिभाषित नहीं है? ओह जी। ओह, तो ये भी ध्यान जाता है कि किसान की परिभाषा करनी पड़ेगी, करा जाए, संविधान में किया जाए। और जैसे ही संविधान में किसान की परिभाषा की जाएगी, पूरा पॉलिटिकल सिनारियो विल चेंज। क्योंकि ये किसानों का देश है। यहाँ 40% भूमिहीन किसान हैं, 20% ऐसे किसान हैं जिनके पास जमीनें हैं लेकिन किसान नहीं है। वो सब अपने आप उसमें छन्नी लग जाएगी। तो किसान की परिभाषा संविधान में है, न संसद में है। अच्छा। यह हमारी पहला परसुएशन होना चाहिए जब भी बात हो, क्योंकि ये प्रति प्रश्न आएगा, क्या हम किसान नहीं हैं? मेरे पास तो जमीन है। बिल्कुल। तो जमीन होना किसान होना नहीं है, या जमीन का न होना भी किसान होना नहीं है। किसानी न करना किसान होना है भाई। जमीन तो अभी भी किराए में है। जैसे आपके पास 100 एकड़ है तो आपकी थोड़ी है, वो टेनेंट एक्ट के तहत हमारे पास है। मेरे पास मान लीजिए 20 एकड़ है, तो 20 एकड़ तो टेनेंट एक्ट के, भारत सरकार ने हमको किराएदारी में दे रखी है ना, उसका हम भरते हैं ना कुछ। बिल्कुल, भाड़ा भरते हैं, हम किराएदार हैं। तो कुछ किराएदार हैं, कुछ किराएदार नहीं है, तो किराएदार थोड़ी मालिक हो जाता है। सही बात है। बहुत बढ़िया। आप लोगों से इसलिए चर्चा करते हैं कि आप बहुत सारी जगहों को प्रभावित करेंगे। करिए, ये मौलिक बातें हैं जहाँ से चेंज होगा, सीन चेंज होगा, पूरे देश के सोचने का तरीका बदलेगा। जी, देश और दुनिया का भी। बिल्कुल, बहुत सुंदर। तो एक दूसरी बात तो ध्यान में एक मतलब सनसना गई मैं तो सुन करके, ब्राज़ील और भारत मांस के सबसे बड़े निर्यातक। आपको नहीं पता था? मतलब वैसे पता था, ये तो संसद में भी इसकी आलोचना हुई है। नहीं मतलब हुई है ना, ये बफेलो मीट। मैंने इसके बारे में एक देखी थी डॉक्यूमेंट्री, एक रिपोर्ट भी देखी थी। लेकिन सबसे बड़े निर्यातक यहाँ पर जब हम पशु का हाय हाय कर रहे हैं, और सुनिए, भारत ही पहला था। अच्छा। ब्राज़ील तो अभी 2 साल से आगे हुआ है, इसके पहले भारत ही नंबर 1। इसका मतलब हमारी कथनी करनी में जबरदस्त भेदभाव है, क्या है, गड़बड़ है कुछ। बहुत ही अन्य मनस्क और नॉन विजनरी लोग
उन पदों पर पहुँचे हुए हैं उसका नतीजा है उसका। अन्यमनस्कता, किसी तरह से हम पद में पहुँच जाएं, उस पद के योग्य हैं या नहीं है ये ना ध्यान देना, और कोई विजन नहीं, तो ये तो होगा ही। अन्यमनस्कता का मतलब समझे आप? मन कहीं और है, पहुँच कहीं और गए। जैसे किसानी अन्यमनस्कता से हो रही है, पढ़ यहाँ रहे हैं कि क्या किसानी कर रहे हैं फिर मन कहीं और है, शरीर कहीं और है, अन्यमनस्कता। इसको हिंदी का शब्द है। बहुत बढ़िया। लक्ष्य है सत्ता पाना, पहुंच गए, पद पा गए, हम IAS बन गए, और मन हमारा कहे का है अभी पेट पालने का, मानसिकता है अभी पशुओं की, और पा गए हम सचिव बना दिए गए, तो उनके बनाने से क्या हो गया? मेरा मन ही नहीं वहाँ लगेगा। हमें दे दिया गया भारत की पॉलिसी बनाएंगे, अरे अपने घर की तो पॉलिसी नहीं बना पाए, भारत की पॉलिसी उनके आपके कहने से थोड़ी बना पाएंगे वो, तो जैसे घर की बनाते हैं वैसे वैसे बना देते हैं वो। पॉलिसी बनाने से जो उस व्यवसाय से जुड़े लोगों को शामिल करना चाहिए। अभी तो ऐसा ही करते हैं किसानों के अलावा, जैसे फिक्की में, एसोचैम में, कौन कौन से इनके बड़े बड़े संगठन हैं विश्व स्तर के, इनके क्या क्या तो कहते हैं, फिक्की कहते हैं शायद एक को, व्यापारियों का संगठन है, एसोचैम है, फोकिया, हाँ तमाम हैं। तो ये सब मेंबर ही जाते हैं, व्यापारी ही होते हैं, इसमें कोई इसमें सरकारी अधिकारी नहीं होता। किसानों के निर्णय जहाँ होते हैं वहाँ पर किसानों के नाम पर पता नहीं क्या क्या भर लेते हैं वहाँ नहीं होते। चलिए, तो हमारे पास दो असल में बड़े सुझाव भी आ गए कि एक तो UN के लिए ही सुझाव आया, और दूसरा सुझाव हमारे संविधान में भी, संसद में भी किसान की परिभाषा होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से SDG नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 1 और 2 दोनों ही 1 और एड्रेस 2, हुआ। हाँ, दोनों परस्पर संबंधित हैं वो, परस्पर संबंधित है। भूख ठीक हो जाएगी तो प्रॉस्पेरिटी आएगी, भूख नहीं होगी तो कभी भी प्रॉस्पेरिटी नहीं आएगी। मेरे ध्यान में एक बात ये भी गई कि देखिए अद्भुत है ये कि इन्होंने ज़रूर नेगेटिव गोल सेट किए हैं, लेकिन प्रॉस्पेरिटी का एक बड़ा हिस्सा माइंडसेट के साथ भी जुड़ा है ना? और दूसरा जो है ज़ीरो हंगर, जिसको हम कह रहे हैं कि सभी को वस्तुएं सर्वसुलभ हों। तो यदि मानसिकता होती है समृद्धि की, मतलब आवश्यकता से अधिक उत्पादन किया, और ये भी है कि हमने आवश्यकता से अधिक है तो दूसरों को दिया, मतलब ये जो संग्रह की मानसिकता से न चले। उत्पादक ही संग्रह मानसिकता से मुक्त होता है, समृद्ध मानसिकता में शिफ्ट हो पाता है। इसी वजह से कह रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बिना उत्पादक हुए संग्रह मानसिकता से मुक्त होना संभव ही नहीं है। और उत्पादक भी किसका? सामान्य आकांक्षा की वस्तुओं का। बहुत सुंदर लाइन बोली। देखो, जैसे हमारे घर में ड्रम स्टिक्स उगती हैं, सेम उगती, जो भी आप लोगों के घरों में उगता है वो आप भर भर के किसी को देते ही, खरीद के कभी किसी को उतना सब्जी नहीं दिए होंगे है ना? होता है ना। तो कोई भी, चाहे जितना गरीब आदमी हो, आपकी दृष्टि में टमाटर के खेत में चले जाइए, आपको टमाटर दे के भेजेगा किसान। गन्ना पेर रहा हो, आपको छक भर रस पिलाएगा। पैसा मांगता है क्या? नहीं मांगता। आप भी नहीं मांगेंगे, आपको भी देने में मजा आएगा, वरना अंदर से जो गुदगुदी आएगी खिलाने में आएगी। सही बात है। तो प्रॉस्पेरिटी, और ये प्रॉस्पेरिटी माइंडसेट भी, या समृद्धि आती ही मतलब उत्पादक के पास है। हाँ, उत्पादन में भागीदारी से आती तो है। कितनी बड़ी बात हो गई। इससे तो ये निकल के आ गया कि उत्पादक होना ही सम्मान है। हाँ, और क्या है ना? अपना सेल्फ, जैसे हम उत्पादक हैं, तभी तो अभी तक इतना डिमोरल करने के बाद भी आज भी सबसे ज़्यादा किसान हैं। तो स्वसम्मान की वजह से ही तो है। बिल्कुल। अब हमारी परिभाषा कोई नहीं कर पा रहा है, इसलिए हम बच्चों को भेज देते हैं, बच्चों को भेज देते हैं। मेरे गांव की मैं बात करूं तो 50 साल पहले कोई दूध बेचता ही नहीं था। बताइए, सबके पास उदाहरण है। और बहुत दूर के उदाहरण नहीं है, 85 साल पहले उनके अपने देखे हुए के बाद। जी। छाछ वगैरह तो अभी भी फ्री में हमारे उधर मिल ही जाती है, गांव में फ्री मिलती है। तो कभी इसीलिए मिल जाती है कि दूध होता है ना। सही बात है। बहुत बढ़िया। ज़ीरो हंगर
जो दूसरी बात है उस पर और चर्चा करने की ज़रूरत लगती है। बताइए, ज़ीरो हंगर गोल, कोई भूखे पेट ना सोए, मुझे लगता है हिंदुस्तान में ये भी काफ़ी हद तक अचीव्ड है ऑलरेडी। बिल्कुल है जी। देखिए, मैंने पिछली शताब्दी का अध्ययन किया था, एक रिसर्च की थी जी। 1820 से लेकर 1920 के आसपास तक का हमारे इस इलाके में 17 बार अकाल पड़ा। अच्छा। 17 बार, 7 बार पानी की अधिकता से और 10 बार पानी की कमी से। केवल एक अकाल में 1960-62 के आसपास के अकाल में डिस्प्लेसमेंट का 1860-62 के आसपास 3 साल का लगातार सूखा हो गया था, तो लोगों का मूवमेंट हुआ था। अदरवाइज हमारे किसानों ने ऐसे सिस्टम डेवलप कर रखे हैं कि 3 साल पर भी नहीं होगा तो भी कोई उनको परेशानी नहीं होगी। हम लोग जो अनाज सुरक्षित रखने की हमारी परंपरा है, वो पिछले साल का अनाज इस साल का अनाज जब आ जाएगा तब निकालेंगे और इस साल का अनाज सुरक्षित रख देंगे। सही बात। एक तो ये विधा। कुछ जातियों में जिसमें नॉमेडिक कल्चर के लोग ज़्यादा हैं, जिसमें यादव हैं, गडेरिये हैं, ये 3 साल बाद निकालते हैं। अच्छा, 3 साल का इनका चलता है, क्योंकि ये चारा चराने के लिए इधर से उधर, उधर से इधर ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं ये। तो मान लीजिए कहीं ऐसी स्थिति पड़ गई कि इस साल भर का, तो वो 2 साल का सुरक्षित रखते हैं। हम किसान लोग 1 साल का सुरक्षित रखते थे। जो किसान नहीं थे, किसानों पर आश्रित थे लेकिन पशुपालक थे, तो वो 2 साल का रखते थे। तो इस तरह से बहुत सारी परंपराएं हम लोगों ने बना रखी थी, जो इस तरह के असामयिक परिस्थितियों से जूझा कैसे जाए। अब ऐसे समझदार समाजों में भूख से कौन मरेगा? पूरे गांव के लिए कलंक की बात है कि किसी के घर में यदि धुआं नहीं उठा है तो पूरा गांव परेशान हो जाएगा। छोड़िए खाना, किसी की शादी ब्याह की उम्र हो गई हो बिटिया की, पूरा गांव जब फिर भले ही उसकी मजम्मत करता हो, गाली गलौज करता हो, लेकिन शादी होगी। रह गया है कोई? आपने सुना है किसी गांव में ऐसा हुआ? यहाँ कैसे भूख मर सकता है कोई आदमी? लेकिन अब आपने अभी ऐसा कर दिया है। सामाजिक जिम्मेदारी बढ़ानी पड़ती है इसमें। तो सामाजिकता के बढ़ने से नो हंगर आएगा। तो इसमें गांव के पास यह अधिकार दे देने चाहिए और जिम्मेदारी भी देनी चाहिए। तो हर देश अपने देश के नीतियों में गांव को इसकी जिम्मेदारी देनी चाहिए। जैसे भारतवर्ष में तो गांव पंचायतें एक संवैधानिक संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं को जिम्मेदारी दी जा सकती है, नो हंगर में पहुंच जाएंगे और बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे। बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे, क्योंकि गांव भर जानता है। बिल्कुल, सब एक दूसरे को जानते बिल्कुल। हैं। यहाँ तो कोई मतलब धांधली की जगह नहीं है। हमारे यहाँ दिक्कत ये हो रही है कि इस गोल को अचीव करने के लिए पीडीएस प्रणाली है। अब पीडीएस प्रणाली पर थोड़ी सी देख लेते हैं जी। मेरे गांव में जो गेहूं पैदा हुआ, 15 लीटर डीजल पीकर एक दूसरे शहर में जाता है, उस गोदाम में रहता है, साल भर में 5 बार या कम से कम 4 बार जहर पीता है, फिर वापस उसी गांव में बंटने के लिए आता है। सही बात है। ये ज़्यादा बुद्धिमानी है क्या? ये तो परम। पीडीएस का मतलब क्या है? मेरे गांव का गल्ला 15 लीटर डीजल 7.5 लीटर जाने में पिया और 7.5 लीटर आने में पिया, और 4 बार बीच में उसने सल्फास भी खाया, जाने क्या क्या खाया, जो कीड़ों से बचाने के लिए जो दवाइयाँ रखी जाती हैं, और फिर मेरे ही गांव में वितरित हुआ। वहाँ पर दूध का बात कर रहे थे, गांव में डेयरी में भरते हैं और फिर लौट के यहीं आ जाते हैं। बिल्कुल। तो गेहूं यहीं आ गया। क्या मतलब हुआ? कैसे लोग नीति बनाने की जगह में बैठे हैं, आप समझ लीजिए। अब मुझे कुछ नहीं कहना है। जबकि हमारे पास एक संवैधानिक संस्था है जिसका नाम है ग्राम पंचायत।
उसमें एक क्लॉज डाल देना है कि यदि गांव में कोई भूखों मरेगा तो उस समय का जो ग्राम प्रधान और सरकारी कर्मचारी के ऊपर 302 की धारा लगेगी। बस दरवाजे दरवाजे जाएंगे पूछने के लिए इतने मात्र से एक ही क्लॉज बनाना है। अब कैसे नीति बनाने के लिए लोग पहुंच गए हैं, आप समझ लीजिए। और किसके कहने से नीति बन रही है ये भी सोचा जा सकता है। निष्कर्ष तो यही निकलता है भाई। बहुत बढ़िया। तो इससे एक बात ये स्पष्ट हुई कि आज के समय से हम आगे प्रवर्तन करें उसके लिए नीतियाँ आवश्यक हैं, लेकिन मूल में यदि देखें तो सामाजिक मानसिकता के आने से इजीली ये जीरो हंगर अचीव होता है, तो स्वयं स्फूर्त। अब सामाजिक भागीदारी कैसे आती है? परिवार से। परिवार से, जी। परिवार से ही हर व्यक्ति को यदि अच्छा जीवन जीना है तो वो 3 काम अपने साथ में जोड़ता है। मैं परिवार में क्या हिस्सेदारी करूंगा और गांव की कौन सी जिम्मेदारी और देश के लिए क्या करूंगा। 3 ठो काम जोड़ लेता है, मौज से रहता है। पूरा गांव थोड़ी उठाए उठाए सर में घूमता है। अब जैसे मैं आपसे बात इसीलिए कर रहा हूँ ना कि मैं इस परिवार को चलाने के लिए मेरी हिस्सेदारी पूरी है, बाकी लोग कर रहे हैं जिसकी जो हिस्सेदारी है। गांव के लिए जो बेहतरीन हो सकता है वो करते हैं। सही बात। और देश के लिए भी जो बेहतरीन हो सकता है हाँ, गांव के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे एक उदाहरण बता सकता हूँ, हमने बहुत सारे बर्तन रख रखे हैं, बड़े वाले भगोने, और ये कि 500 आदमी आ जाए किसी के यहाँ तो तुरंत उसको टेंट ना भगना पड़े और प्लास्टिक ना लाना पड़े। तो यहाँ से थाली ले जाओ, गिलास ले जाओ, भगोने ले जाओ, ये ले जाओ, वो ले जाओ, प्लास्टिक ना आए ये सख्त है। तो गांव के एक काम कर दिया, इतने भर में हम खुश रहते हैं। इसके अलावा भी कर लेते हैं जब कोई आ गया, लेकिन एक जिम्मेदारी की। अभी इसमें हमसे कोई माने हमको ये भी कह सकता है कि तुम्हारे पास ये वाला नहीं है, हम मंगाएंगे, क्योंकि हमने जिम्मेदारी ली है, शिक्षा से ली है जिम्मेदारी। इसी तरह हर व्यक्ति एक जिम्मेदारी ले सकता है। गांव गांव हो गया, छोटा छोटा सा काम है ये, पूरे गांव को सर में नहीं उठाना है। मेरे यहाँ मैंने कहाँ से सीखा, मेरे घर खेत में रहता हूँ मैं। ये खेत में एक भरखरिया नाम का एक व्यक्ति हमारे साथ रहते थे। अच्छा। वो साल भर में गांव के 2 बार एक ही काम करते थे, उसके अलावा जीवन भर किसी ने नहीं किया। नवदुर्गे के 7वीं के दिन थाल लेकर वही घूमेगा। अच्छा। उसका हो गया एक ठो काम गांव का। वो साल भर में 2 बार नवदुर्गा होगी। 7वीं के दिन हमारे यहाँ नवदुर्गों में घर घर जाया जाता है दीपक लेके, पूरे गांव वाले गाजे बाजे के साथ जाते हैं। वो थाल वही उठाएगा। अच्छा। और आज तक किसी ने उठाया नहीं जब तक जिंदा रहा वो। इसी तरह हम गांव वाले एक एक सामूहिक काम की जिम्मेदारी ले लेते हैं। दीपावली जलाने कौन जाएगा, होली में वो वाला डांड रखने कौन जाएगा, सब पहले से डिफाइंड लोग हैं। वो जाएंगे ही, न जाएंगे तो गांव वाले कहेंगे क्या हो गया। गांव चल जाता है। एक एक काम गांव का, एक एक काम परिवार का, और एक एक काम देश का। मौज से रहिए, सरल उपाय है ये सुख से जीवने का। आप लोग ये प्रयोग कर सकते हैं अपने यहाँ, अपने गांव में रहते हैं, एक सामूहिक जिम्मेदारी ले लीजिए। उसमें ये मत देखिए कि क्या है, जो आपके विवेक में आए कि ये होना चाहिए गांव में, बस उसको शुरू कर दीजिए। जैसे बच्चों को सवेरे खेलना है, आप नवयुवक हैं, आप सीटी बजाइए, एक मोहल्ले से सीटी बजाते हुए ले जाइए, सब बच्चों से कहिए चलो जाके खिलवाइए, 1 घंटे व्यायाम करिए, आसन करें, छोड़ दीजिए, बस आपकी जिम्मेदारी पूरी। आप देखिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस में कैसे अंतर आता है, आपकी सुख वृद्धि कैसे। कोई एक जिम्मेदारी ले लीजिए। बच्चे नाखून बड़े हैं, बच्चों के नहाते नहीं हैं, बस एक काम है, इस गांव के बच्चे सब 10 बजे मुझको नहाए मिलने चाहिए। निकल गए, 1 घंटा दिया गांव में, तो नहाए क्यों नहीं, उसके माँ बाप के साथ चलो नहवाओ, नहीं हम नहवाते हैं इसको। गांव स्वर्ग बन जाते एक एक काम में। जी।
पर तो मुझे लगता है आज हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे कि हमारे गांव की भी स्थितियों को सोचेंगे, क्या क्या काम है। पहले तो अभी तक शायद नज़र ही हमने दौड़ाई नहीं होगी कि हम गांव में कोई भागीदारी जी, पहले नज़र ही दौड़ाएंगे और मन में आता भी है, लेकिन ये संकोच बना रहता है और पढ़े लिखे लोगों के मन में हम क्यों करें, वहाँ अटक जाते हैं। इससे हम भी जूझे हैं एक समय। जबकि समझदार गांव का आदमी कहता है हम अपना हिस्से का किए, भाड़ में जा। जब आपको देखेगा तो चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। चेन रिएक्शन है, बिल्कुल चेन रिएक्शन शुरू होती है कि नहीं होती। अभी हमारे मन में आता है वो क्यों, हम क्यों करें, तो बैठे रहो, ना करो, तुम भी भोगो। नहीं मतलब मुझे व्यक्तिगत रूप से थोड़ा संकोच रहा, जिस एरिया में हम रहते हैं वहाँ कच्ची गुजराती भाषा ज़्यादा चलती है। मेरा उतना मतलब फ्रीक्वेंट नहीं है। हाँ, फ्रीक्वेंसी उतना बढ़िया अभी भी नहीं। लेकिन फिर एक समय हमने जिम्मेदारी उठा लिया, हिंदी आती तो हिंदी में ही सही, और हमने देखा कि लोगों ने बहुत प्यार किया, मतलब बहुत। मैं इन नागरिकों को बता सकता हूँ, लालू यादव को जानते हैं, कैसे हीरो बन गया वो। इतनी बुराई करने के बाद भी पट्टा हिला नहीं। क्यों नहीं हिला? आपको भी लगता होगा कि वो जोकर है, वो बिल्कुल जोकर नहीं है, सच्चा समाजवादी आदमी है। ये सब जयप्रकाश नारायण के चेले हैं। ये क्या करते थे, गरीब मोहल्लों में अपनी तरफ से साबुन लेके जाते थे, वहाँ पर जो कुएं थे उनको स्नान करवाते थे। तब साबुन भी बड़ी कीमती चीज़ हुआ करती थी। स्नान करवाते थे, उनको साफ सफाई से रखते थे, उनके इससे लालू यादव बने। मुलायम सिंह यादव न्याय के लिए खड़ा होना शुरू हुए थे। हमारे यहाँ उच्च जाति के वर्ग गांव-गांव में बड़ा शोषण करते थे, उसके विरोध में लालू यादव बने। वो सॉरी मुलायम यादव। लालू यादव सेवा से बना है। उसको गरीब आदमी के पास के अंदर गरीब आदमी को कैसे ऊपर लाना है, ये तड़प है उसके अंदर। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप उसको जोकर कहिए, कुछ कहिए, वो अपना काम करता है। सब झुक गए, उसको झुका नहीं पाया कोई, क्योंकि वो जमीन का नेता है। तो जमीन में जाएंगे ना, तो जितना जमीन में जाएंगे उतनी ऊंचाई में, जैसे वृक्ष जितनी जड़ें बढ़ाता है वैसे उसका सियान एरिया बढ़ता है। ठीक इसी तरह समाज में जितने नीचे तक आप, गहरे तक आप अपनी संवेदनाएं, अपने सेवाओं को डालेंगे, आप देखेंगे कि आपका ऑरा उतना ही बड़ा होता चला जाए। 1:30 बज गया भाई। हाँ, वो बेचारे वो सब परेशान होंगे। हाँ, तो खाना खाया जाए, वो लोग परेशान होंगे। ठीक है ना? मुझे लगता है कि सत्र का पहला भाग यहाँ रोकते हैं, समय का पता ही नहीं चल रहा है। हम लोग इतने मन लगा के सुन रहे हैं, जल्दी है ना दूसरे सत्र से के लिए भेंट होगी। नमस्कार। नमस्कार जी।